से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 6 ऑप्टिक्स, जिसके अंदर आएंगे हमारे पास 2 चैप्टर्स, चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स और उसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स। लेकिन इससे पहले जो अभी तक की हमारी जर्नी रही फिजिक्स में क्लास 12th में, उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। कहानी सुनते हैं, चार्ज की कहानी। आज चार्ज की कहानी सुनेंगे। सबसे पहले चार्ज रेस्ट में था, वो अपने अराउंड बना रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब चार्ज चलने लगा, फ्लो ऑफ चार्जेस, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जब करंट फ्लो होता है वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। जब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, चेंज होती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती हुई मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, चेंज होती हुई मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। ये स्पेस में प्रोपेगेट होता रहता है, फैलता रहता है, और हमने इसको बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने 7 बताए। 7 वेव्स है हमारे पास, जीएक्स, यूवी, आईएमआर, जिसमें से एक पार्ट है विजिबल, जिसको हम कहते हैं लाइट, विजिबल लाइट। तो इसकी स्टडी ऑफ लाइट, इसको हमने कहा ऑप्टिक्स। और अब हमें यही पढ़ना है। देखिए सब सीरीज में चल रहा है, पहले चार्ज रेस्ट में, फिर चार्ज चलने लगे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, मैग्नेटिक फील्ड बना, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आगे प्रोपेगेट होते चले जाते हैं स्पेस में, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसका एक पार्ट है विजिबल लाइट। अब विजिबल लाइट हमारे पास है। अब लाइट की हाईलाइट सुनते हैं। लाइट की कहानी, चार्ज की कहानी तो हो गई, ठीक है, लेकिन लाइट की हाईलाइट सुनते हैं, क्योंकि लाइट हमें हेल्प करती है देखने में। जो हमारे आसपास हमारी दुनिया है उसे देखने में हेल्प करती है लाइट। देखो लाइट तो एक तो आर्टिफिशियल लाइट हो गई, बल्ब हो गए, या कोई एलईडी हो गई, कुछ भी है, वो तो हमने बनाया ना। लेकिन नेचर ने भी 2 बल्ब बनाए हुए हैं, पता है आपको? नेचर ने, भगवान ने हमें 2 बल्ब दिए हुए हैं अलग अलग टाइप के। एक तो दिन में रहता है और एक रात को निकलता है। एक हो गया सन और एक मून, ठीक है ना। ये 2 नेचर के बल्ब हो गए, एक सन और एक मून। तो ओवरऑल मैं कहना ये चाहता हूं कि आप अपने अराउंड जो भी दुनिया देख रहे हैं, क्यों देख पाते हैं? लाइट की हेल्प से। लाइट नहीं है तो आप देख भी नहीं सकते, सब कुछ अंधेरा नजर आता है। तो लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये जो विजिबल लाइट है, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर की रेंज की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी स्टडी हर कोई करना चाहता है। इसकी स्टडी बहुत पहले से चल रही है। अब ध्यान से सुनना, जो मैं लाइट की हाईलाइट, लाइट की कहानी बताने वाला हूं। 1637 में डेस्कार्टे, एक फिजिस्ट हुए डेस्कार्टे, जिन्होंने कहा लाइट बनी हुई है कॉर्पस्कल से। एक कॉर्पस्कल्स, टाइनी पार्टिकल्स, लाइट बनी हुई है पार्टिकल से। न्यूटन ने भी कहा, हाँ बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं, न्यूटन ने भी कहा कि लाइट बनी हुई है कॉर्पस्कल्स से, मतलब लाइट बनी हुई है टाइनी पार्टिकल्स, और उन पार्टिकल को क्या नेम दिया गया? कॉर्पस्कल्स। तो पहले यही समझा था भाई, लाइट पार्टिकल से बनी है। लाइट किससे बनी है? पार्टिकल से, ठीक है। लेकिन 1678 में एक और फिजिस्ट हुए, हाइजीन, क्रिश्चियन हाइजीन। इन्होंने कहा नहीं, लाइट एक वेव है, लाइट एक वेव है। 1678 में पहली बार कहा क्रिश्चियन हाइजीन ने। ये मैं पहले की कहानी बताता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंसेप्ट तो 1865 में लेके आए मैक्सवेल, ये उससे पहले की कहानी, 1865 से पहले की, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कहानी चल रही थी वो 1865 की थी, लेकिन अभी मैं 1865 से पहले की बात कर रहा हूँ। 1637 में डेस्कार्टे ने कहा कि, जिसको न्यूटन ने भी अप्रूव किया, कि लाइट बनी हुई है टाइनी पार्टिकल से, जिसको बोला गया कॉर्पस्कल्स। 1678 में हाइजन ने कहा नहीं, लाइट पार्टिकल से नहीं बनी हुई, लाइट एक वेव है, लाइट एक वेव है, ठीक है। लेकिन उस समय न्यूटन की ज्यादा चलती थी, न्यूटन की अथॉरिटी थी, बहुत सारे लॉज लेके आ गए थे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन। तो न्यूटन की ज्यादा चलती थी, तो सारी दुनिया यही मानती थी कि लाइट पार्टिकल से बनी हुई है, जिसका उन पार्टिकल्स को क्या बोला? उन टाइनी पार्टिकल्स को हमने कहा कॉर्पस्कल्स। हाइजीन ने बोल तो दिया कि लाइट एक वेव है, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। उन्होंने थ्योरी दी थी, कोई एविडेंस नहीं था। लेकिन 1801 में थॉमस यंग आए, जिन्होंने किया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसको बोला जाता है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया थॉमस यंग ने। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस पैटर्न इन्होंने दिखाया, और लाइट से जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा था वहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग हमें मिल रहा था। ये वेव ऑप्टिक्स में आएगा, ये वेव ऑप्टिक्स में आएगा। थॉमस यंग ने जो 1801 में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, वहां पे बताया लाइट और लाइट मिलके, ध्यान से सुनो, लाइट और लाइट मिलके अंधेरा कर सकते हैं। सब हैरान था, ऐसा कैसे? लाइट और लाइट मिलके अंधेरा कैसे कर सकते हैं?
ये फर्स्ट टाइम ये आएगा हमारे पास, लाइट और लाइट मिलकर अंधेरा कैसे करते हैं, ये आएगा वेव ऑप्टिक्स में। तो 1678 में हाइजन ने कहा लाइट एक वेव है, कोई एविडेंस नहीं था। 1801 में थॉमस यंग ने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, जहां से लगने लगा लाइट वेव है, क्योंकि इन्होंने जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, जो इंटरफेरेंस पैटर्न आया, वो बस तभी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं जब लाइट को हम वेव लें, लाइट को हम वेव कंसिडर करें। अब कोई मानने को अभी भी तैयार नहीं था, क्योंकि लाइट अगर वेव है तो वेव को चलने के लिए कोई मीडियम की जरूरत पड़ती है। ध्यान दिए, उस समय का टाइम है जब पता नहीं है लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो 1678 में हाइजन ने बोल दिया लाइट एक वेव है। 1801 में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ, जिससे लगने लगा लाइट एक वेव है, लेकिन अभी भी कोई मानने को तैयार नहीं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि लाइट लाइट अगर एक वेव है तो वेव को आगे चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। लेकिन लाइट तो हमारे पास वैक्यूम, सन से जो आती है वैक्यूम के थ्रू हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है। तो वैक्यूम में तो कोई मीडियम नहीं है। अगर लाइट एक वेव है तो वैक्यूम में वो कैसे आ जाती है, ये एक्सप्लेन करिए, कोई नहीं कर पाया। समझ रहे, कहानी समझ रहे, लाइट की हाईलाइट समझ रहे हैं। अगर लाइट एक वेव है तो वेव को आगे चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, तो फिर लाइट सन से, वैक्यूम से हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे आ जाती है, अर्थ में कैसे आ जाती है, ये एक बड़ा क्वेश्चन था। फिर बाद में जाके पता चला, जब मैक्सवेल ने बताया 1865 में, कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको आगे चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। अब लगने लगा कि लाइट एक वेव है, ये किसी पार्टिकल से नहीं बनी हुई। जो न्यूटन और डेस्कार्टे बात कर रहे थे वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आ गया। 1905 में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन फिजिक्स में आया, एक बहुत बड़ी क्रांति आई फिजिक्स में 1905 में। यहां तक लगने लगा था लाइट एक वेव है। 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको एक्सप्लेन करने की बात आई। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी आएगा हमारे पास आगे फिजिक्स में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करना चाहा लाइट के वेव नेचर से, लेकिन लाइट अगर एक वेव है तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। ठीक है, कैसे होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन, कौन करेगा इसको एक्सप्लेन? इसको एक्सप्लेन किया एल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में, और उन्होंने कहा कि लाइट ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे वो पार्टिकल से बनी हो। लाइट बिहेव्स एज अ पार्टिकल, लाइट ऐसा बिहेव कर रही थी जैसा इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, ऐसा बिहेव कर रही थी जैसा वो पार्टिकल से बनी हो। तो बोला पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अब सब कंफ्यूज हो गए, भाई लाइट का नेचर पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है? तो फिर आ गया ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ये क्या है, ये पूरी कहानी क्या है, ये आगे आने वाली है चैप्टर नंबर 9 में, चैप्टर नंबर 10 में और चैप्टर 11 में, ये यहां आने वाली है। और 12, 13 इसको और अंदर तक लेके जाएंगे। तो ये लाइट की हाइलाइट्स जो हमें आगे पढ़नी है, बड़ी इंटरेस्टिंग यहां से स्टोरी होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9, रे ऑप्टिक्स। क्या है रे ऑप्टिक्स? पहले ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स है स्टडी ऑफ लाइट। व्हाट इज ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स इज स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स क्या है भाई? ऑप्टिक्स है स्टडी ऑफ लाइट। ठीक है, ऑप्टिक्स को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। ये होगा हमारे पास 2 पार्ट्स में, रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स जो कि हमारा चैप्टर 9 है, यहां से स्टार्ट करना है, और वेव ऑप्टिक्स, दिस इज चैप्टर नंबर 10। यूनिट यही है ऑप्टिक्स, 2 चैप्टर इसके अंदर, चैप्टर 6 के अंदर 2 चैप्टर, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 9 एंड वेव ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 10। अच्छा, क्या डिफरेंस है सर इनमें? ऑप्टिक्स तो ठीक है, स्टडी ऑफ लाइट, लाइट की स्टडी करने वाले हैं, लेकिन रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस क्या है? रे ऑप्टिक्स में हम लेंगे लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। फिर हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन तो इस टाइम के लिए डिलीट हो गया, हम यहाँ पे रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ये सब पढ़ने वाले, मिरर्स, लेंसेज, ये सब यहाँ पे हम स्टडी करने वाले। ठीक, यहाँ पे क्या लेंगे? लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। वेव ऑप्टिक्स में हम देखेंगे लाइट कैन बेंड। अभी तक देखो आप क्या पढ़ते हुए आओ, छोटे बुक में लिखा रहता है कि भाई लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। छोटे क्लासेस में जब आप होते हो ना, जूनियर प्राइमरी में, तो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन ऐसा लिखा होता है। लेकिन वेव ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे कि लाइट बेंड भी हो सकती है। अब वेव है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो बेंड भी हो सकती है, वो वहां पढ़ेंगे। ठीक है, बेंड कब होगी और बेंड कब नहीं होगी, ध्यान से सुनना। अगर लाइट की वेवलेंथ, ये आगे आएगा हमारे पास, खैर अभी मैं टच दे देता हूं, इंट्रोडक्शन है तो टच दे देता हूं। अगर लाइट की वेवलेंथ जो वो ऑब्जेक्ट से इनकाउंटर कर रही है, ऑब्जेक्ट के पास जा रही है लाइट,
लाइट की वेवलेंथ अगर ऑब्जेक्ट के साइज से, ध्यान से सुनना, लाइट की वेवलेंथ अगर ऑब्जेक्ट की साइज से कम है, लाइट की वेवलेंथ कम है और ऑब्जेक्ट का साइज ज्यादा है, तो लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती रहेगी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का साइज कम है, लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है, ऑब्जेक्ट का साइज कम है, लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है, तो यहां पे लाइट बेंड हो जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट का साइज कम है, लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है, तो लाइट बेंड हो जाएगी। कैसे बेंड होगी वो वेव ऑप्टिक्स के अंदर आएगा, लेकिन अभी रे ऑप्टिक्स पढ़नी है। तो रे ऑप्टिक्स में हमें क्या पढ़ना है, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, रिफ्लेक्शन, जो कि इस टाइम डिलीट हो गया, रिफ्रैक्शन हम आगे पढ़ेंगे, मिरर्स, लेंसेज, ये सब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक, फिर हमारे पास रे ऑप्टिक्स में आगे आएगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, डिस्पर्सन बाय ए प्रिज्म, ये सब आएगा हमारे पास। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पे आने वाली है। ठीक है, तो छोटे में जो आप पढ़ते हैं लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, वो कब के लिए, जब लाइट की वेवलेंथ, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन कब के लिए, जब लाइट की वेवलेंथ ऑब्जेक्ट के साइज से कम होगी। ऑब्जेक्ट का साइज ज्यादा होगा, लाइट की वेवलेंथ कम होगी, तो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। अगर ऑब्जेक्ट का साइज कम है, लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है, ऑब्जेक्ट का साइज कम है, लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है, तो लाइट बेंड हो सकती है। ये आगे आएगा। ठीक है, मैंने टच दे दिया आपको, आप यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलो आते हैं वापस यहाँ पे, यहां से चलेंगे हम। ठीक है ना, तो रे किसे कहते हैं ये समझ लेते हैं। लाइट क्या है, एनर्जी है। ठीक, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी किधर की तरफ चल रही है, उसे कहते हैं हम रे। क्या बोलेंगे, रे। या रे को आप सिंपल कह सकते हैं पाथ ऑफ लाइट। चलिए लिखते हैं, पहले रे को समझते हैं। रे क्या है, रे क्या है, रे डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट एनर्जी, उसे कहते हैं हम रे। यहां पे रे डायग्राम आएंगे आपके पास। अच्छा, रे ऑप्टिक्स को हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, क्योंकि ज्योमेट्री पे बेस्ड है। रे डायग्राम आपके पास आने वाले आगे, तो हम इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्योंकि ज्योमेट्री पे बेस्ड है। रे डायग्राम देखो आएंगे अभी आगे आपके पास। तो रे क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट एनर्जी। अच्छा, एक चीज और यहां पे हम समझते हैं। देखो, हम लिखते हैं लाइट प्रोपेगेट्स, कार मूव्स, ये लिखते हैं कार प्रोपेगेट्स, नहीं। प्रोपेगेट और मूव में क्या डिफरेंस है, लाइट प्रोपेगेट्स ऐसा बोलते हैं। प्रोपेगेट मतलब जो चारों तरफ फैल रही है, प्रोपेगेट हो रही है, और मूव मतलब जो चल रही है सीधा किसी एक डायरेक्शन में, तो उसके लिए मूव आ जाएगा। जो फैल रही है, जैसे लाइट, बल्ब है, चारों तरफ लाइट जा रही है, तो लाइट प्रोपेगेट्स। समझ गए, इतनी बात क्लियर हुई। अच्छा ठीक, तो रे तो समझ गए होंगे। ठीक है, बीम की बात करते हैं। बीम क्या है, बीम बंडल ऑफ रेज। बहुत सारी रेज जब हों तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बीम। क्या बोलते हैं, बीम। समझिए, तो रे और बीम दोनों में क्लियर हुआ डिफरेंस क्या है इन दोनों में, रे और बीम में। हाँ ठीक है सर, चलो अब आगे चला जाए। देखो, इतनी बात क्लियर हो गई, जो बेसिक बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, वो हमें क्लियर हो गई हैं। ऑप्टिक्स हम पढ़ रहे हैं, ऑप्टिक्स स्टडी ऑफ लाइट, 2 पार्ट्स में पढ़ना है। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। रे क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट एनर्जी। बीम क्या है, बंडल ऑफ रेज। ठीक है, छोटे छोटे इसको नोट करते रहना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो आना था इसमें, वो इस टाइम के लिए डिलीट हो गया, लेकिन उसका हम बेसिक टच जरूर लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। लाइट से हम कोई भी चीज अपने आसपास देख पाते हैं। लाइट क्या करती है, देखो हमारी जो आईज हैं उसकी जो रेटिना है, रेटिना वो सेंसिटिव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए किसी एक पर्टिकुलर रेंज में। 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ध्यान से सुनो, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी वेवलेंथ 400 टू 700 नैनोमीटर है, हमारे आइज का रेटिना उसको डिटेक्ट कर सकता है। उसको क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, और उसको हमने कहा लाइट। तो सीधा लाइट क्या है, सीधा सीधा समझो भाई, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी वेवलेंथ रेंज कितनी है, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। तो इतनी ही, बस इतनी ही रेंज को, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक की ही रेंज को हम डिटेक्ट कर पाते हैं। आइज का जो रेटिना है वो डिटेक्ट कर पाता है बस इतनी रेंज को, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की रेंज को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर है, आइज का रेटिना बस इतना ही पार्ट डिटेक्ट कर पाता है, जिसे हमने क्या बोला, लाइट बोला। और लाइट की वजह से हम अपने आसपास की चीजें देख पाते हैं। अच्छा, अब हम देख क्यों पाते हैं,
अपने आसपास की चीजें हम देख क्यों पाते हैं? ठीक है, लाइट की वजह से देख पाते हैं, लेकिन क्यों, क्या ऐसा हो रहा है? ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन क्या है? ये वाला पार्ट डिलीट हुआ है इस समय। तो रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। बाउंसिंग बैक मैं लिख नहीं रहा हूं, डेफिनेशन छोटे बच्चों वाली। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। अच्छा, लाइट वैक्यूम में किस स्पीड से चलती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और हमें पता है यहां पे क्या पढ़ना है, देखो रे ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना है हमें? लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये पढ़ना है। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, यहां पे हमें यही पढ़ना है कि लाइट चलती है स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में। ठीक, चलो आगे चला जाए। तो ओवरऑल फिर से हम अपने आसपास कोई भी चीज देख पा रहे हैं, क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, बाउंस बैक हो रही है, लाइट वहां से टक्कर के वापस आ रही है। ठीक है, लाइट जब इनकाउंटर करती है किसी ऑब्जेक्ट के साथ, ये इनकाउंटर वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं, इनकाउंटर ही तो कर रही है। लाइट जब इनकाउंटर कर रही है किसी ऑब्जेक्ट के साथ, तो वहां पे 3 प्रोसेस होती है। कौन कौन सी, समझना इसको। कौन कौन सी प्रोसेस वहां पे होती हैं, समझिए। ये हमारे पास कोई सरफेस है, कुछ भी हो सकती है। ये व्हाइट बोर्ड है, ये वाला। ये आपका स्लैब हो सकता है, ये आप हो सकते हैं, कुछ भी, कोई भी ऑब्जेक्ट। लाइट आ रही है, ये लाइट आई, ये रे आई और यहां गई। तो यहां पे 3 प्रोसेस चलती है। एक तो ये स्ट्राइक करके वापस आती है, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। यहां पे कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है ये मटेरियल, जिसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। और कुछ लाइट का ट्रांसमिशन भी हो सकता है, तो ट्रांसमिशन। लाइट आगे ट्रांसमिट हो गई, इधर निकल गई। अब देखिए, समझिए, ट्रांसमिशन जो रिफ्लेक्शन हो गया आपका। तो 3 प्रोसेस चलती है। रिफ्लेक्शन, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ये मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड कर, किसी में रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है, एब्जॉर्प्शन कम, किसी में एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, रिफ्लेक्शन कम, किसी में ट्रांसमिशन रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। ये रिफ्रैक्शन ही है, जो ट्रांसमिशन की मैं बात कर रहा हूं आगे। तो तीनों प्रोसेस चलती है, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन। ठीक, समझ गए? किसी में ये बहुत कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में ज्यादा होता है, ये कम होता है, ये कम होता है। ये मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है। देखो खुद ही देखो भाई, लाइट जब आ रही है, एनर्जी जब आ रही है किसी ऑब्जेक्ट पे, कुछ वो हीट अप भी हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो एब्जॉर्ब भी कर लिया उसने। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन भी होता है लाइट का। ट्रांसमिशन, कुछ आगे निकल जाती है। अच्छा, अगर ग्लास स्लैब की बात करें, देखा होगा आपने छोटे में, ग्लास स्लैब या प्रिज्म की बात करें, उसमें क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है या रिफ्लेक्शन होता है? ग्लास स्लैब में, प्रिज्म में क्या होता है? रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन? सर ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है सर, रिफ्रैक्शन, FRA वाला। सर उसमें रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन नहीं होता। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता तो क्या आप उसको देख पाते ग्लास स्लैब को? सोचो, अगर ग्लास स्लैब में, प्रिज्म में रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, लाइट को वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो आप उसको देख पाओगे? बिल्कुल भी नहीं, इसको नहीं देख सकते। तो तीनों चीजें होती हैं, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन। किसी में ट्रांसमिशन हो सकता है कि भाई बहुत कम हो, बहुत कम हो, लगभग 0 के इक्वल हो, रिफ्रैक्शन 0 हो, रिफ्लेक्शन ज्यादा हो, एब्जॉर्प्शन कम हो। किसी में रिफ्रैक्शन ज्यादा होता है। समझना इसको। आप कब देख पाते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को? समझिए, देखो तीनों प्रोसेस होती हैं, समझ गए ना? ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं। ये आपका दोस्त, ठीक है, ये आपका दोस्त है, ये आपका दोस्त है कोई, और ये आप, ठीक है, ये आपका दोस्त है, ये देखो, और ये आप हैं ऐसे। ध्यान देना भाई। दोस्त को कहाँ ले जाएं? चलो आर्टिफिशियल लाइट में ले जाते हैं, बल्ब में। यहां पे बल्ब है, ऑन है, ठीक, और लाइट यहां से स्ट्राइक करके आपकी आइज पे पड़ रही है, इससे यहां से लाइट यहां आ रही है। ठीक, लाइट जब यहां इस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके आपके पास, इस रिफ्लेक्शन ही तो कहेंगे, ये लाइट गई और स्ट्राइक करके उसी मीडियम में वापस आ गई, तो इसे कहेंगे रिफ्लेक्शन। जब लाइट रिफ्लेक्ट हुई तभी तो आप इसको देख पाए, हाँ ये है। सपोज लाइट ही नहीं है, सोर्स ही नहीं है, आपने बल्ब ऑफ कर दिया, अब क्या आपको दिख पाएगा आपका दोस्त? कमरा अंधेरा है, कुछ नहीं है उधर, बल्ब की लाइट है बस। अब आपको क्या दिख पाएगा? नहीं दिख पाएगा। क्यों? क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट होके नहीं आ रही है, ये रेज आप तक नहीं पहुंच रही है। ठीक है, चलो बल्ब ऑन ही है। अब आपने बीच में कोई अलमीरा है
या कोई वॉल है, फिर ये लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होकर यहीं तक रुक गई, आगे नहीं बढ़ पा रही है। अब लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, यहां घूम नहीं पाएगी ऐसे, तो आप इसको नहीं देख पाएंगे। तो क्यों देख पाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को? ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ये लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है ना। ठीक, पहली बात ये समझनी है। दूसरी ये समझनी है कि लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पे इनकाउंटर करती है किसी के साथ, तो रिफ्लेक्शन भी होता है, एब्जॉर्प्शन, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ ट्रांसमिट कर देती है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, थोड़ा और इसमें मैं समझा देता हूं आपको। देखो, आप आगे पढ़ेंगे हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट में। डिस्पर्जन ऑफ लाइट में लाइट जो होती है उसमें 7 कलर्स होते हैं। कौन कौन से? विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर्स हैं। इन 7 कलर से मिलकर लाइट बनी हुई है। ठीक, अगर हम एप्पल की बात करें, एप्पल, उसका कलर कैसा होता है? सोचिए, एप्पल का कलर कैसा है? एप्पल का कलर कैसा है? सर एप्पल तो रेड कलर का होता है। फिजिक्स की लैंग्वेज में बताना है, एप्पल किस कलर का है? सर वो तो होता है रेड कलर का, रेड कलर का होता है सर एप्पल। अच्छा मुझे बताइए, आपके पास कोई बुक है, आपने वो किसी को दे दी, या आपके पास कोई पैसे हैं, आपने किसी को दे दिए। अब आपके पास बोला कि आपके पास कितने पैसे हैं, आपके पास सपोज 100 रुपए थे, आपने वो 100 रुपए अपने दोस्त को दे दिया। अब आपसे पूछा आपके पास कितने रुपए हैं, तो आपने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं, 0। जो चीज आपने दे दी वो आपकी कैसी हो गई? एप्पल ने, ध्यान से समझना, एप्पल ने तो रेड कलर दे दिया। देखो लाइट में व्हाइट लाइट में तो सारे के सारे 7 कलर्स हैं। एप्पल ने क्या किया? बाकी 6 को एब्जॉर्ब कर लिया। किसको रिफ्लेक्ट कर दिया? बस एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक, किसको रिफ्लेक्ट कर लिया? रेड को। तो रेड तो उसने दे दिया, रेड कलर उसका कैसे हुआ? रेड तो दे दिया ना उसने, रेड को रिफ्लेक्ट किया। देखो क्या होता है, व्हाइट लाइट में 7 कलर्स। अब ऑब्जेक्ट पे, मटेरियल पे डिपेंड करता है वो किसको एब्जॉर्ब कर रहा है, किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो एप्पल ने क्या किया? बाकी 6 को एब्जॉर्ब कर लिया और किसको रिफ्लेक्ट करा दिया? रेड को। तो रेड तो उसने दे दिया, रेड तो रिफ्लेक्ट करा दिया, तो उसका कलर रेड कैसे हुआ? दिखता रेड है लेकिन रेड उसने रिफ्लेक्ट किया, बाकी सब उसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो जो उसने एब्जॉर्ब कर लिया, जो उसके पास है वही कलर तो उसका हुआ। अच्छा एक और, ये बताइए, लीव्स, पत्तियां होती है ना, वो ग्रीन कलर की क्यों होती है? बताइए। अब बायो वाले तो आंसर देने वाले, उनके दिमाग में क्लिक कर गया, जैसी वीडियो देख रहे होंगे क्लिक कर गया कि सर ये पत्तियों का कलर ग्रीन होता है ड्यू टू क्लोरोफिल। ये फिजिक्स है, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स की लैंग्वेज में ही आंसर देना है। लीव्स का कलर ग्रीन क्यों? क्योंकि उसने व्हाइट लाइट से 6 कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया और किसको रिफ्लेक्ट करा दिया? ग्रीन कलर को। हाँ ठीक है, बायो की क्लास में आप हो तो क्लोरोफिल और जो भी आपको बोलना है वो बोलिए, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? लीव्स ने क्या किया? 6 को एब्जॉर्ब किया और रिफ्लेक्ट किसको करा दिया? ग्रीन को। ठीक, तो लाइट में ये पढ़ने वाले हैं हम डिटेल में आगे। आज इंट्रोडक्शन है, आराम से अच्छे से समझेंगे लाइट को। तो ये चीजें आप समझ गए, बेसिक जो है। अच्छा एक और चीज मैं आपको समझाता हूं, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, देखो कितना मजा आएगा। एक थ्योरेटिकल बात है, अगर ऐसा हो जाए जो मैं बताने जा रहा हूं तो कितनी अच्छी बात है। यहां पे आपका दोस्त, ये देखो ये आपका दोस्त है और ये है वो, और आप यहां पे हैं, आप इधर हैं कहीं, या आपका फ्रेंड, कुछ भी इसको समझ लो। ठीक है, अभी यहां बल्ब फिर से आ गया, इस पे लाइट स्ट्राइक कर रही है, रिफ्लेक्ट होके आप तक आ रही है, आपने इसको देख पा रहे हैं। ठीक है ना, समझ गए? इसको देख पा रहे हैं आप, लाइट आ रही है उससे रिफ्लेक्ट होके आप उसको देख पा रहे हैं। सपोज बीच में अब किसी ने एक अलमीरा रख दी, अलमारी रख दी, अब क्या उसको देख पाएंगे आप? छोटी सी बात है, वो वॉल लग गई, बीच में दीवार लग गई, किसी ने अलमीरा रख दी, कुछ भी रख दिया, तो क्या आप इसको देख पाएंगे? नहीं, यहां से लाइट रेज यहां पे रुक गई, नहीं देख पाएंगे। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि लाइट रेज जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, हमने इसको ऐसे बेंड करा दिया, ऐसे घुमा दिया, ये जो इससे रिफ्लेक्ट होके लाइट रेज आ रही हैं, पहले तो यहाँ पे उसको ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा था, अलमीरा मिल रही थी, वॉल मिल रही थी, तो आगे नहीं जा पा रही थी, आप अपने दोस्त को नहीं देख पा रहे थे, आपको अलमीरा दिख रही थी आगे। लेकिन अगर हम किसी तरीके से ऐसे लाइट को बेंड करा दें, ऐसे घुमा दें, तो ये लाइट रेज आप तक पहुंचनी है, क्या आप इसको देख पाएंगे? क्या आप इसको देख सकते हैं? हाँ, अगर लाइट रेज पहुंच जाए तो देख सकते हैं। तो देखना पॉसिबल है दीवार के पार भी, लेकिन लाइट रेज को बेंड कराना पड़ेगा। ठीक, एक थ्योरेटिकल आइडिया, क्या पता ऐसा हो जाए कभी। समझ गए यहां पे हुआ क्या? ठीक है, नहीं भी समझे कोई दिक्कत नहीं है, ये थ्योरेटिकल आइडिया है, क्या पता ऐसा हो जाए। ठीक, चलो आगे बढ़े।
आगे ऐसे ही, पहले ये डिटेल में नहीं जाना है अभी, डिटेल में बाद में, अभी इंट्रोडक्शन। ठीक, अच्छा अब इसमें थोड़ा और आगे समझते हैं लाइट को। देखो भाई, मैंने आपको बता दिया अभी तक कि लाइट से पूरी दुनिया आप देख पाते हैं। लाइट ना हो, चाहे वो नेचुरल है या वो आर्टिफिशियल है, लाइट ना हो तो आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे। जब तक रिफ्लेक्शन नहीं हुआ आप कुछ भी नहीं देख सकते। ठीक, चलो इसमें थोड़ा अब आगे चलते हैं। रिफ्लेक्शन तो आप समझ गए, रिफ्लेक्शन डिलीट किया इस टाइम के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बेसिक आइडिया जरूर दे दूँ, तभी ऑप्टिक्स का आपको फील आएगा। रिफ्लेक्शन 2 टाइप्स का हो सकता है, ये भी पढ़ा है आपने छोटे में, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन, देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन जैसे आपको इमेज दिखाई देती है मिरर में, या अभी मतलब कोई साइनी सरफेस हो, ठीक, तो वहां पे आपको थोड़ा इमेज दिखाई देती है, अपनी इमेज। अगर आप उसके आगे खड़े हो, मिरर के आगे खड़े हुए, अपनी इमेज दिखाई देती है। लेकिन वॉल में तो आपको इमेज नहीं दिखाई देती, दीवार में। वहीं आपको न्यूज़पेपर में अपनी इमेज नहीं दिखाई देती, या कोई और ऑब्जेक्ट आपके आसपास है उसमें तो इमेज नहीं दिखाई देती। हाँ, अगर साइनी सरफेस हो वहां पे इमेज दिखाई देती है। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों? तो समझते हैं इसको। रिफ्लेक्शन 2 टाइप्स का, रेगुलर, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन देखो, यहाँ पे सपोज कोई सोर्स है, बल्ब है, और यहाँ पे है मिरर। ध्यान देना, मिरर है मतलब साइनी सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। यहां से लाइट रेज ऐसे आई, लाइट रेज क्योंकि स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, तो ऐसे रिफ्लेक्ट होके यहां चली गई। इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। रिफ्लेक्ट होके इधर निकल गई। अब यहां जो पैटर्न मिल रहा है रिफ्लेक्टेड रेज का, ये तो इंसिडेंट रेज है और ये रिफ्लेक्टेड रेज, जो ये पैटर्न मिल रहा है रिफ्लेक्टेड रेज का, आप यहां से देख रहे हैं, तो रिफ्लेक्टेड रेज का जो पैटर्न मिल रहा है वो एग्जैक्ट वैसा ही है जैसे इंसिडेंट रेज का पैटर्न है। जो आने वाली रेज का पैटर्न है वो जाने वाली रेज का भी पैटर्न है। तो ये पैटर्न सिमिलर है, तो आपको क्या दिखाई देगा? बल्ब। आपको यहां पे क्या दिखाई देगा? बल्ब दिखाई देगा। ठीक है, यहां पीछे, इधर इधर आपको बल्ब दिखाई देगा मिरर के पीछे, या कोई साइनी सरफेस है उसके पीछे, क्योंकि पैटर्न वही रहेगा। स्मूथ सरफेस है, पैटर्न नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा रफ सरफेस हो, स्मूथ सरफेस ना हो, जैसे वॉल थोड़ा रफ रह जाती है, रफ सरफेस हो थोड़ा, तो यहां पे बल्ब है, ये आ रही है लाइट रेज ऐसे। यहां पे थोड़ा रफ सरफेस है, इसमें देखो अगर इसको जूम करें, जूम करो, तो यहां पे थोड़ा आपको ऐसे मिलेगा, ये ऐसी सरफेस मिलेगी, ये ऊपर उठा हुआ फिर नीचे, ये रफ सरफेस है, स्मूथ सरफेस नहीं है। तो यहां से लाइट रेज कुछ इधर निकल जाएंगी रिफ्लेक्शन की वजह से, इधर कुछ, इधर निकल गई कुछ, इधर कुछ, इधर। तो जो पैटर्न आपको यहां मिल रहा था, एग्जैक्ट वही पैटर्न मिल रहा था स्मूथ सरफेस में। थोड़ा रफ सरफेस में आपको एग्जैक्ट पैटर्न वही नहीं मिलेगा, ये पैटर्न आपको नहीं मिलेगा। ये वॉल या ये ऑब्जेक्ट अपना ही पैटर्न आगे भेजेगा, क्योंकि रफ सरफेस है, कुछ रेज इधर निकल गई कुछ इधर निकल गई, पैटर्न बदल गया, ये अपना पैटर्न आगे भेजेगा। तो आपको अब बल्ब नहीं दिखाई देगा, वैसा पैटर्न नहीं है, ये इस ऑब्जेक्ट का अपना पैटर्न है। तो अब आपको क्या दिखाई देगा? अब आपको दिखाई देगा वॉल, या आपके सामने जो भी ऑब्जेक्ट है वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि वो अपना पैटर्न भेज रहा है। रफ सरफेस है तो कुछ आने वाली सोर्स से आने वाली रेज कुछ इधर निकल गई कुछ इधर निकल गई। इस रिफ्लेक्शन को कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, और ये क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। दिस इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, और ये है हमारे पास इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा पैटर्न वही रहेगा, आपको दिखाई देगी इमेज। लेकिन जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो आपको वही ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, क्योंकि वो अपना ही पैटर्न भेजेगा, पैटर्न बदल गया। समझ गए ना? इतना ये भी क्लियर हुआ, बात समझ में आ गई? ठीक, छोटी छोटी बातें हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे, इससे भी आगे निकलेंगे। और अब समझते हैं कि हमारी आईज इमेज कैसे देख पाती है, इमेज कैसे बनाती है, आईज इमेज कैसे बनाती है वो समझते हैं। देखो, ठीक, मिरर का एग्जांपल ले रहा हूं, अभी आएगा आपके पास मिरर। ये हमारे पास कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है, ये आएगा अभी आगे, मैं समझाता हूं इसको। यहाँ पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसा छोटे में पढ़ा है आपने 10th में भी, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास। ठीक, यहाँ से लाइट रेज गई ऐसे, और ये यहाँ आ गई, यहाँ से कोई ऐसे गई, और यहाँ रिफ्लेक्ट होके यहीं आ गई। ठीक, ऐसे। ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं ऐसे। देखो, एक आई का एक प्रॉपर्टी याद रखो,
आई रेज को बैक ट्रेस करती है, रिट्रेस करती है, ये बेंड नहीं कर सकती, तो ये आईज रेज को बैक ट्रेस करेगी, बैक ट्रेस ऐसे, बैक ट्रेस किया, बैक ट्रेस किया, बैक ट्रेस किया, और जहां पे ये रेज मिलेंगी वहां पे इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी। तो ये इमेज ऐसे दिख गई, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां दिख गई, ठीक है। तो आइज क्या करती है, बैक ट्रेस, रिट्रेस करती है पीछे के ऐसे, और जहां पे दो रेज मिलती हैं वहां पे वो ऑब्जेक्ट की इमेज बना लेती है। तो आपको ये यहां दिखाई दिया मिरर में, ये मिरर है ना, कॉनकेव मिरर, अभी बताऊंगा आगे। समझ में आ गया ये चीज क्या है, मैं यहां से प्रॉपर्टी बता रहा हूं। आइस क्या करती है, बैक ट्रेस, और जहां पे टू रेज मिली वहां पे वो इमेज बना लेती है, ठीक है। इमेज का भी समझ गए। चलो अब इसमें थोड़ा और आगे निकला जाए, थोड़ा और आगे इसमें हम चलते हैं। देखो 2 आइज दी है भगवान ने ह्यूमन बींग्स को, 2 आंखें दी हैं। 2 आंखें क्यों दी है, और 2 आइज के बिटवीन डिस्टेंस भी दिया है। ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे होता है क्या, एक आंख इधर लग गई और एक इसी के ऊपर, ऐसा ऐसा तो नहीं होता ना, एक इधर तो एक इधर, बीच में नोज, ऐसा ही तो होता है इंसान, ऐसा थोड़ी होता है। 2 आंखें एक के ऊपर एक थोड़ी होती हैं, ऐसा थोड़ी होता है। कुछ ना कुछ बना के तो ये दिया होगा क्या सोच के ये 2 आइज दी हैं। इसको फील करने के लिए एक काम करिए, थोड़ा डिस्टेंस पे आपके घर में जो भी है उसको भेज दीजिए, आपसे दूर, थोड़ा बोलो दूर हो जाओ, और उसके पास 2 कोई ऑब्जेक्ट ऐसे दे दीजिए, और उसको बोलो एक को आगे रखो और एक को पीछे रखो। मतलब कहने का मतलब ये कि दूर भेज दीजिए किसी आसपास के पर्सन को जो भी आपके सामने है, और बोलो इसको ऐसे पकड़ो, एक को आगे रखो एक को पीछे रखो, एक को आगे रखो एक को पीछे रखो और आप अपनी एक आई क्लोज कर दो, बंद कर दो, एक आंख अपनी बंद कर दो ऐसे, और अपना हेड का मूवमेंट मत करना। आप ऐसे हैं, ऐसे ही खड़े रहना, 1 आई आपकी क्लोज कर देना, और उसको बोलना अब एक को पीछे पकड़ो एक को आगे पकड़ो, ठीक, देखना मत, उसको पीछे जाने दो, और बोलो एक आंख को बंद कर दो और खोलो, और बोलो पहले बोल देना उसको, एक को आगे पकड़ो एक को पीछे पकड़ो, और अपने बिना हेड को मूवमेंट किए हुए आप देखो 1 आई से कौन आपको आगे दिख रहा है कौन पीछे। आपको टफ होगा ये जज करने में कि आगे कौन है पीछे कौन है, आपको ये जज करने में टफ होगा कि वो ऑब्जेक्ट आपसे कितनी दूर है। अगर आपके पास सिंगल आई है तो आपको ये टफ होगा जज करने में कि कोई ऑब्जेक्ट आपसे कितनी डिस्टेंस में है। इसको चेक करने के लिए जैसा मैंने बताया, दूर भेजो और बोलो एक को आगे रखो पीछे रखो, देखना मत वो किसको आगे कर रहा है पीछे रख रहा है, देखना मत, बस एक आंख से देखना, पहले बंद रखना, जब वो एक को आगे एक को पीछे कर लेगा एक आंख को बंद कर देना, और फिर देखना कौन आगे कौन पीछे बिना हेड का मूवमेंट किए हुए। फिर आपको पता चलेगा भाई डिस्टेंस को चेक करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है अगर एक आंख से देखें, फिर आप अपने हेड का मूवमेंट करना, फिर आपको पता चल जाएगा कौन आगे कौन पीछे। थोड़ा डिस्टेंस, ऐसे नहीं पास ही रख दिया और फिर बोल रही गई, ऐसा नहीं, थोड़ा डिस्टेंस पे रखना और हेड का मूवमेंट करना, तब पता चलेगा। तो सिंगल आई से आप डिस्टेंस नहीं देख पा रहे हैं कितना दूर है कोई ऑब्जेक्ट आपसे, डिस्टेंस का आप चेक नहीं कर पा रहे सिंगल आई से। तो 2 आइज ऐसा क्या करती हैं, 2 आइज ऐसा क्या करती हैं कि आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ध्यान देना, थोड़ा समझते हैं, आप किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेक कर पाते हैं। अब देखो ब्रेन यहां पे कैसी कैलकुलेशन करता है, ऑटोमेटिक एक मैथ्स फिट है ब्रेन के अंदर, हमें भगवान ने दी हुई, ठीक, जिसको हम समझ नहीं पाते। देखो ये हमारे पास आइज हैं यहां हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी रेज कैसे जा रही है, एक इस आंख पे और एक इस पे देखो, और ये 2 आइज के बिटवीन डिस्टेंस हो गई, ये 2 आइज के बिटवीन डिस्टेंस है, दिस इज एंगल। ध्यान देना कैसे ये डिस्टेंस बता पाती हैं आइज हमें, कैसे ये डिस्टेंस हमें आइज बता पाती हैं, डिस्टेंस है कितनी, ये डिस्टेंस, ये एंगल जो सपोज ये ऑब्जेक्ट कर बना रहा है, ये एक रे इधर भेजी एक रे इधर भेजी, ये एंगल, ये वाला एंगल सपोज थीटा है, कितना है ये एंगल थीटा है, ठीक है। ये डिस्टेंस कैसे बता पाती है, ध्यान देना, यहां पे देखो एक आर्क बन गया, एक आर्क जैसा बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब हम जानते हैं एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब देखना इसमें टर्म समझना क्या है, ये तो एंगल जो ऑब्जेक्ट बना रहा है हमारी आइज के साथ, ये आर्क जो हमारी आइज के बिटवीन डिस्टेंस हो गई, ठीक, आर्क ये हो गई, रेडियस जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की, यार डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम यू, ठीक, आर इक्वल टू आर्क अपॉन थीटा समझ गए। अब देखो ब्रेन क्या करता है, अपने आप मैथ्स, ब्रेन को पता है ये फॉर्मूला, आपने छोटे से ये फॉर्मूला पढ़ा नहीं रहता, कुछ लोगों को तो अभी भी याद नहीं रहता, तो उसके बावजूद
ब्रेन के अंदर ये फॉर्मूला फिट है। ब्रेन क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप देख रहे हैं दोनों आंखों से, किसी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं कुछ डिस्टेंस पे है आपके, तो वो क्या करता है, वो एंगल चेक करता है, उसका एंगल कितना है, ऑटोमेटिक, बिना किसी मैथमेटिकल टूल के, भाई ऑटोमेटिक एंगल कितना है, आर्क उसको पता है छोटे से, या आर्क उसको पता है भाई आइज के बिटवीन डिस्टेंस कितनी है, तो आर्क पता है, थीटा निकालता है वो, किसी ऑब्जेक्ट को जब आप देख रहे हैं तो वो थीटा निकालता है, ऑटोमेटिक होता है ये काम, बहुत जल्दी थीटा निकाल देता है, आर्क पता है, डिस्टेंस आ गई, आर इक्वल टू आर्क अपॉन थीटा, थीटा एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस डिस्टेंस हो गई उस ऑब्जेक्ट की जिसको आप देख रहे हैं, आर्क टू आइज के बिटवीन डिस्टेंस हो गई, और ये हो गया आपका एंगल जो ऑब्जेक्ट बना रहा है, समझ गए, थीटा ऑटोमेटिक ब्रेन जल्दी से कैलकुलेट कर रहा है, आर्क उसको पता है कितना डिस्टेंस है आइज के बिटवीन, आर निकाल लेता है, थीटा निकालता है, आर्क पता है उसको, और आर निकाल लेता है, डिस्टेंस निकाल लेता है उस ऑब्जेक्ट की, बहुत जल्दी ये काम होता है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग, देखिए ब्रेन कितना पावरफुल है, ब्रेन कितना पावरफुल है, कितनी जल्दी वो ये काम कर लेता है कि नहीं। अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है, थोड़ा दूर, आपसे दूर यहां पे ऑब्जेक्ट है, तो देखिए इसका एंगल कैसा होगा, ये हो गया और ये हो गया, इसका एंगल क्या है, एंगल क्या हो गया, कम हो गया, यहां कोई ऑब्जेक्ट है, उसका एंगल देखो, इसका एंगल तो और भी कम हो गया, और कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है, पास है, तो इसका एंगल देखिए ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया, तो एंगल जब बढ़ेगा, ये देखिए एंगल बढ़ गया ना यहाँ पे, और इसके लिए कम हो गया, एंगल जब बढ़ेगा तो आर्क तो उतना ही है ना, आपके आइज के बिटवीन डिस्टेंस तो बदलेगी नहीं ना, वो तो उतनी है, आर्क तो वही है, जब एंगल बढ़ गया तो आर कम हो गया, इसका मतलब एंगल कब बढ़ेगा, जब ऑब्जेक्ट आपके पास, अभी एंगल ज्यादा है, ठीक, और यहां पीछे ले जाओ एंगल कम है, कम है, कम है, अगर एंगल बढ़ गया, पास लाने में एंगल बढ़ेगा, पास लाने में एंगल बढ़ गया तो मतलब डिस्टेंस कम हो जाएगी, ठीक, जो पास होगा उसके लिए ऐसे सीधा सीधा ऐसे समझो, जो ऑब्जेक्ट आपके पास होगा उस जो ऑब्जेक्ट आपके पास होगा उसके लिए थीटा ज्यादा होगा, जो आपसे दूर होगा उसके लिए थीटा कम होगा, और ब्रेन बड़ी जल्दी ये कैलकुलेशन करके आर निकाल लेता है, ये आर समझ रहे हैं, ये रेडियस यहां से डिस्टेंस बड़ी जल्दी वो निकाल लेता है, ये डिस्टेंस ही तो ऐसे, इसको ऐसे समझ लो, ये ठीक, ठीक है, तो बिना मैथ्स पढ़े हुए, छोटे में मैथ्स थोड़ी पढ़ते हैं, बहुत जल्दी ब्रेन ये हमको सिखा लेता है, ये फिट किया हुआ है प्रोग्राम, भगवान ने एक हमारे ब्रेन में प्रोग्राम फिट करके भेजा है, और हम जानते भी नहीं है कि हमें ये पता है, हमें ये पता है फिर भी हम जानते नहीं है कि ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये होता है। चलो खैर अभी आगे चलेंगे थोड़ा और इसमें हम समझ लें, एक और बात मैं आपको बता दूं, जो ब्रेन हमें दिया है भगवान ने वो बड़ा खतरनाक है। सपोज हमारे पास आइज़ें और दिमाग नहीं है, आइज़ें ब्रेन नहीं है, तो फिर आप अपने आसपास की दुनिया क्या समझ सकते हो, कुछ भी नहीं। सपोज ब्रेन है, आइज नहीं है, फिर भी नहीं देख पाते, दोनों चीजें जरूरी है, आइज भी दुनिया देखने के लिए, दोनों चीजें जरूरी है, आइज भी और ब्रेन भी। ने ब्रेन उसका एक ये समझ लीजिए भाई परसेप्शन बनाते ये ऐसा है, ठीक। अब थोड़ा इसको और समझो, मैं आपको एक और अच्छी बात बता देता हूं, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। देखो ब्रेन जो आपका इमेज बना रहा है वो दोनों आइज से जो रेज इंटर कर रही है उसकी इमेज बनाता है, दोनों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, दोनों आइज, ध्यान से सुनना, दोनों आइज से जो इंफॉर्मेशन आ रही है ब्रेन उसको कलेक्ट करता है, सिंगल आई की नहीं, दोनों आइज से, दोनों आइज से। इसको फील करने के लिए मैं एक और आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना, अच्छे से देखना इसको कैसे फील करते हैं। देखो कैसे आपको पता चलेगा कि भाई जो ब्रेन है वो कितना पावरफुल है, वो दोनों आइज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। इसको समझने के लिए थोड़ा ऐसे देखो, इसको रख देता हूं मैं इधर, थोड़ा समझना है अच्छे से। देखो ऐसे एक सिलेंडर बना लीजिए, दूरबीन टाइप का, ऐसे, ठीक, पेज का बना लो, किसी भी चीज का बना लो ऐसे, और ध्यान देना क्या कर रहा हूं मैं, इसको अपनी एक आई पे रखिए ऐसे, ठीक, दूसरी आंख बंद मत करना, इसको एक आंख पे रखना, दोनों आंख खुला रखना, दोनों आईज ओपन होनी चाहिए, इसको ऐसे रख लो, ऐसे सिलेंडर बना लो, ये सिलेंडर बना लो, ऐसे बना लो ना, इसको कर लो अभी, और ये इसको एक आंख पे ऐसा रख लो, ठीक, और अपनी दूसरी आई बंद मत करना, अपनी जो पाम है वो इसको ऐसे रखना, ऐसे, समझे क्या करना, दोनों आंखें खुली रखनी है, दोनों आंखें खुली रखनी है, और एक आंख पे क्या लगाना है, ऐसे, ये जो सिलेंडर बनाया हुआ है, और दूसरी आई के आगे, आगे यहां मत, ऐसे मत कर देना, बंद नहीं करना, दूसरी आई के आगे अपनी पाम रख देना ऐसे। अब देखना, आप फिर से क्या बोल रहा हूं मैं, दोनों आई ओपन रखो, वन आई पे ऐसे,
ये सिलेंडर लगा दो, दूरबीन जो बनाई आपने, दूसरी आंख के आगे ऐसे अपनी पाम रख दो, ठीक, आंख बंद नहीं होनी चाहिए, पाम रख दो ऐसे आगे, दोनों आंखें खुली, पाम और ये सिलेंडर। आपको दिखेगा कि जैसे आपके पाम के बीच में छेद हो गया, आपको दिखेगा कि आपके हथेली के बीच में छेद है, ये पाइप वहां से गुजर रहा है बीच से। आपको क्या लगेगा, फिर से कर लो, देखो, एक यहां और ये पाम आगे, आपको लगेगा कि ये पेज आपके हाथ के बीच से निकल रहा है, लग रहा होगा, अच्छे से किया होगा तो। ये क्या है, ये देखो, वन आई तो एक आंख क्या देख रही है, एक आंख देख रही है ये यहां से आगे का नजारा, दूसरी आंख देख रही है आपकी ये पाम, एक आंख देख रही है यहां से आगे का नजारा, दूसरी आंख देख रही है ये पाम। तो ब्रेन दोनों से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है, वो कंफ्यूज हो गया, भाई क्या देखूं, इससे देखूं या इससे देखूं, वो यहां से भी देख रहा है आगे का नजारा, वो यहां से भी देख रहा है आपकी पाम, वो कंफ्यूज हो गया, इधर का देखूं कि इधर का देखूं, तो वो दोनों को एक साथ देख लेता है, ये भी और आपका पाम भी। तो पेज यहां से जाता हुआ आपको लगता है, ये देखो पेज आपके हथेली के बीच से जाता हुआ लग रहा है, क्योंकि ब्रेन दोनों चीजें कलेक्ट करके आपको दिखा रहा है, दोनों आई से जो रेज आ रही है उन दोनों को एक साथ दिखा रहा है, ठीक, पेज भी ये भी, तो यहां से बीच से जाता हुआ ही लगता है। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं, ठीक है, आगे चलेंगे। तो ये कंबाइंड विजन है, क्या है, कंबाइंड विजन, कंबाइंड विजन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे आ जाते हैं, जो पार्ट डिलीट हो गया, बेसिक हमने समझ लिया, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे जो पार्ट डिलीट हो गया, ठीक। अगर हम बात करें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये आप जानते भी हैं, बहुत बेसिक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं बता देता हूं थोड़ा, ये मिरर आपके पास है, दिस इज मिरर, और यहां से कोई रे आई, दिस इज इंसिडेंट रे, रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे, तो ये कहां जाएगी, नॉर्मल बना दो, मिरर के नॉर्मल परपेंडिकुलर एक लाइन बना दो, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे इधर निकल गई, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये दोनों इक्वल होते हैं हमेशा, किसी भी मिरर के लिए, प्लेन मिरर हो या आपके पास कर्व्ड सरफेस हो, कोई भी मिरर हो, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, या कैसा भी मिरर हो, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। सेकेंड लॉ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाई इन द सेम, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे सारे एक ही प्लेन में होंगे, ऐसा नहीं होगा भाई इंसिडेंट रे इस प्लेन में, रिफ्लेक्टेड रे इस प्लेन में चली गई, नहीं, प्लेन एक ही होगा, प्लेन समझ रहे, एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन, प्लेन एक ही होगा तीनों का, ठीक है, ये तो क्लियर हुआ। ये दोनों लॉज, कोई भी मिरर हो, प्लेन मिरर हो, कर्व्ड सरफेस हो, कर्व्ड मिरर हो, कोई भी मिरर हो, दोनों लॉज कैसे भी टाइप के मिरर के लिए फॉलो होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे पढ़ा होगा आपने मिरर इक्वेशन, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, और आपको पता है फोकल लेंथ इक्वल टू r/2, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये पार्ट डिलीट हो गया इसलिए जल्दी जल्दी, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर माइनस v/u, ठीक। मिरर की बात कर लें, ये तो प्लेन मिरर हो गया जो आप अपने घर पे देखते हैं। अभी ये है आपके पास ऐसा एक स्फीयर है कांच का, बाहर से पॉलिश्ड सरफेस कर दो, बाहर से पॉलिश्ड सरफेस कर दो, अब इसका एक पार्ट कट कर लो, कैसा मिलेगा, ये ऐसा, ये पॉलिश्ड सरफेस हो गई और ये अंदर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई, तो ये कैसा मिरर मिला, अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये गुफा जैसी बन गई ना, लाइट ऐसे गुफा में आएगी, तो ये है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ये तो पता है ना आपको, छोटी छोटी बातें। एक बार फिर से, एक कांच का गोला ले लो, इनको स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं क्योंकि स्फीयर का एक पार्ट है, एक कांच का गोला स्फीयर, बाहर से पॉलिश्ड सरफेस कर दो, ये पार्ट कट कर दो, चाहे तो ये कर दो, चाहे तो ये कर दो, चाहे तो ये कर दो, ये वाला कट किया तो ऐसे मिला। ये गुफा के अंदर लाइट आ रही है, ये गुफा बन गई नहीं, इसके अंदर लाइट आ रही है, तो ये क्या हो गया, कॉनकेव मिरर इसको बोलते हैं, कॉनकेव, ठीक। अगर पॉलिश्ड सरफेस इसके अंदर कर दी, एक कांच का गोला लिया, इसके अंदर पॉलिश्ड सरफेस कर दी ऐसे, अब इसका एक पार्ट कट कर लो, कोई भी इसका एक पार्ट कट कर लो, देखो कैसा भी कर लो, यहां से पॉलिश सरफेस ये वाला पार्ट कट कर दिया तो आपको कुछ ऐसा शेप मिलेगा, ये तो ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो गई, ये थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा, समझ गए होंगे, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो गई और ये पॉलिश्ड सरफेस हो गई, इसको कैसा मिरर बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया क्या, कॉन्वेक्स मिरर, ये क्या है, कॉनकेव मिरर। कोई भी पार्ट कट कर लो ना यहाँ से स्फीयर का क्योंकि एक पार्ट रहे हैं तो इनको बोला स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। तो ये बेसिक था, रिफ्लेक्शन इस टाइम के लिए डिलीट किया, ठीक।
लेकिन फिर भी ये छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। मिरर इक्वेशन 1/v + 1/u, मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f, f = r/2, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर -v/u। तो आज के लिए इसमें इतना ही, फिर आगे देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थैंक यू।